अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है एंजाइम्स। अजीज तलबा, एंजाइम लफ्ज यूनानी यानी कि ग्रीक जबान से निकला है और दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, ई एन यानी कि एन और ZYMES जाइम। इन्हीं को दोनों को जोड़कर एंजाइम लफ्ज बनाया गया है। EN का मतलब होता है इन का मतलब होता है अंदर, जाइम का मतलब होता है यीस्ट। यीस्ट जो है वो एक जानवर है, एक जानदार है माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर चूंकि पहली दफा इसको डिस्कवर किया गया तो इसलिए इसका नाम भी यही रखा गया, एंजाइम, यानी कि यीस्ट के अंदर पाए जाने वाला। अजीज तलबा, एंजाइम को आप बायोकैटालिस्ट कहते हैं। बायोकैटालिस्ट का मतलब है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो जानदारों के जिस्म के अंदर होते हैं और वहां पर केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं। अजीज तलबा, एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं और ये 10⁻⁻20 यानी कि 10 मैंने लिखा हुआ है तो उसके आगे मैं लगाऊंगा 20 सिफरे यूं करके कि 10⁻20 ये मैंने लिखा हुआ है। 10⁻20 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो खुराक मैं 4 घंटे में हजम कर रहा हूं, अगर एंजाइम ना होते तो वो खुराक को 1 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता कि वो हजम हो और मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाए। अजीज तलबा, almost all the enzymes are protein in nature, but important MCQs है कि कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। मिसाल के तौर पर राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसकी नेचर प्रोटीन नहीं है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ, enzyme are the biocatalyst, speed up the chemical reaction up to the 10⁻20. रिएक्शन ऑफ द एंजाइम आर मोस्टली रिवर्सिबल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको नहीं मिलेगी बुक्स में, कि जो एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं ना, ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि दोनों डायरेक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, दोनों के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल हैं। यानी कि एंजाइम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है तो वहां कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में तब्दील करता है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट बनने के अमल की फिजिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्ट ज्यादा बनती है। क्लियर होगी यहां तक बातें? नाउ अजीज तलबा, एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि एंजाइम जो प्रोटीन का है वो प्रोटीन पे काम करेगा, लिपिड वाला लाइपेज लिपिड पे काम करेगा, अमाइलेज स्टार्च के ऊपर काम करेगा, इसी तरह से लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के ऊपर काम करेगा। यानी कि हर एंजाइम अपने अपने सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि एंजाइम जितने भी होते हैं, जितने भी आपके पास एंजाइम होते हैं, ये एक खास कंडीशंस के ऊपर ही काम किया करते हैं। आइए अजीज तलबा, जरा एंजाइम का रोल पढ़ते हैं एज अ कैटालिस्ट। अब हम सब जानदार हैं, यानी कि जानवर हैं, जिंदगी रखने वाले। हम ह्यूमन को तो वैसे ही जो है वो सोशल एनिमल कहा जाता है, थोड़ा सा दूसरे एनिमल से डिफरेंस करने के लिए। अजीज तलबा, इनके अंदर ना एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब एंजाइम जो हैं वो उनकी लाइफ को चलाने के लिए केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और जानदार की जिस्म में जितने भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली इकट्ठा करके मेटाबॉलिज्म कह दिया जाता है।
अब मेटाबॉलिज्म को आगे दो टाइप में जो है वो तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। मैं बच्चों को यूं याद करवाता हूं, आप यूं याद रख लें। कैटा मीन कटना, कैटा कटना, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाएं, उन रिएक्शंस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसका उल्ट कर दें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। अजीज तलबा, आइए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म है ऑल द सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। Now, there are the two type of the metabolism. One of them is a catabolism and the second one is a anabolism. Catabolism is a reaction in which the breaking of the large molecule into the simpler molecule is called a catabolism. बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटों में तब्दील करना। अब इसकी एग्जांपल में आप रेस्पिरेशन जरूर लिखिएगा कि ऐसा अमल जिसमें आप ग्लूकोज को तोड़ते हैं और फिर बाद में उससे एनर्जी को हासिल करते हैं। अब पढ़ते हैं एनाबोलिज्म। Anabolism is the type of reaction in which constructing large molecule, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसकी एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस जरूर लिखिएगा, जो आपने बचपन से पढ़ रखी है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फिर बाद में उससे बड़े मॉलिक्यूल स्टार्च और सेलुलोज को बनाया जाता है। यहां तक बातें क्लियर होगी। नाउ, बायोकेमिकल रिएक्शन ट्रांसफर द एनर्जी एंड सस्टेन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में जानदारों की जिंदगी, उनकी बका जो है वो मुमकिन है। अगर ये ना हो तो जानदार जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहां तक बातें क्लियर। नाउ अजीज तलबा, इसकी ना एंजाइम जब एक्ट करता है जिस चीज पर, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एंजाइम लाऊं जो इस मार्कर को तोड़ दे, तो ये मार्कर हुई सबस्ट्रेट, यानी कि जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है। ये मेरा हाथ एंजाइम हो गया। ये जब आकर इस पर एक्ट करेगा, ये एंजाइम, ये जिस चीज पर एक्ट करेगा वो सबस्ट्रेट, जब ये इसके साथ आके पहले जुड़ता है ना, तो उसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये इसको तोड़ देगा मार्कर को, और एंजाइम इससे अलग हो जाएगा और फिर वेट करेगा कि और मॉलिक्यूल आए ताकि मैं उनका भी ऐसे ही सत्यानाश, मतलब उनको भी ऐसी जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील करूं। यहां तक बातें क्लियर। नाउ इसकी इक्वेशन पूछ सकता है, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट और बनाते हैं ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर बाद में प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है और एंजाइम को एज इट इज अलग कर दिया जाता है। अब ये एंजाइम तैयार है कि अगले सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके उसको भी प्रोडक्ट में तब्दील करे। अजीज तलबा, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट बनने का अमल है, इसके लिए दो मॉडल पेश किए गए। एक को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। नाम देखें, लॉक मीन ताला, की का मतलब चाबी, मॉडल का मतलब होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाला। यानी कि लॉक एंड की मॉडल एक ऐसे इमाइल फिशर थे, इन्होंने पहली दफा जो है वो 1894 के अंदर इस मॉडल को दिया। इसने कहा कि जैसे एक खास ताला एक खास चाबी के साथ खुलता है, उसी तरह से एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं लाइपेज ने लिपिड को तोड़ना है, तो लाइपेज लिपिड पे एक्ट करेगा, प्रोटीन को जाके तोड़ना नहीं शुरू करेगा। क्लियर होगी यहां तक बातें। अजीज तलबा, इसने कहा था एक ताला एक ही चाबी को जो है वो खोलेगा। अब हमने जब देखा कि हमारी बॉडी में जिलियंस ऑफ क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जिलियंस ऑफ एंजाइम होने चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा एंजाइम तो बॉडी में मौजूद ही नहीं है। तो फिर जब इस पर फर्दर रिसर्च की गई, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की गई और बहुत सारी और टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, तो पता लगा कि ये वाला मॉडल करेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात ठीक कहता है कि एक खास किस्म के एंजाइम खास किस्म की सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं, मगर
इसके मुताबिक ये था कि जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, वो रिजिड होती है। अब एक्टिव साइट क्या होती है? ये मेरा हाथ है। अब देखिए, हाथ के अंदर मैंने कोई चीज पकड़नी है ना, तो मैं यहां से पकड़ूंगा, ये पीछे से या यहां से या यहां से नहीं मैं पकड़ सकता। जो चीज यहां पर आएगी उसी को पकड़ूंगा। तो वो रीजन जो मेरा इस मार्कर को पकड़ने के लिए तैयार बैठा है, उसको एक्टिव साइट कहूंगा। इसी तरह से एंजाइम को सपोज मैं कहता हूं कि गोल है या स्फेरिकल है, लेकिन आपने कहना नहीं है, मैं एक फर्जी एग्जांपल ले रहा हूं। एंजाइम ऐसा स्फेरिकल है। अब क्या ये पूरा ही एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि एंजाइम के अंदर एक छोटा सा रीजन होता है, एक छोटी सी पाउच होती है, एक छोटी सी कैविटी होती है, जो एंजाइम को सबस्ट्रेट को तोड़ने में मदद करती है। और इसी कैविटी को, इसी जगह को एक्टिव साइट कहते हैं। अजीज तलबा, एक्टिव साइट एंजाइम में, हर एंजाइम में तकरीबन एक होती है, लेकिन कुछ एंजाइम हैं जिसमें एक से ज्यादा भी होती है, किसी में 2 भी होती है, और मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 रिपोर्टेड हैं। क्लियर? अब एंजाइम पे कोई सबस्ट्रेट यहां से आके लग जाए ना, तो वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होगा। सबस्ट्रेट ने जब भी टूटना है तो वो यहां पर आके इसकी इस पाउच के अंदर जो है वो आके मिलेगा सबस्ट्रेट, तभी वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। जब तक वो यहां पर मैच नहीं होगा तो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ करेगा। यहां तक बात है क्लियर? नाउ इसने कहा था कि एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड होती है, यानी कि ये रिजिड है, इसकी शक्ल ऐसी है और ये कभी भी इसी तरह रहेगी, ये नहीं मोल्ड होगी, और ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। लेकिन बाद में डैनियल कोशलैंड आए, उन्होंने आके 1958 के अंदर अपना मॉडल पेश किया और उसका नाम रखा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अजीज तलबा, ये मॉडल क्या कहता था? ये कहता था कि एक्टिव साइट ना, जैसे इमाइल फिशर ने कही है ना, वैसे ये रिजिड नहीं है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेती है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा अच्छे से एंजाइम परफॉर्म कर सकता था। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल भी इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल एक्सेप्टेड इतना नहीं है। अब उसकी रीजन क्या है, इसने क्या कहा, अब पहले ये समझें। अजीज तलबा, रिजिड से मुराद है कि ऐसी चीज जिसके अंदर इतना सा भी, इंच का भी फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पे मैं एक ग्लव्स लेता हूं, दस्ताना लेता हूं, दस्ताने को मैं हाथ में जो है वो पहन रहा हूं, दस्ताना थोड़ा मेरा टाइट है, ठीक है, फिट होके मुझे हाथ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी जबरदस्ती करूंगा ना तो वो दस्ताना थोड़ा सा खुल जाएगा और मेरी फिंगर्स को और हाथ को इजाजत देगा कि उसके अंदर वो बैठ जाए। बेशक दस्ताना मुझे तंग है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दस्ताने ने भी कंप्रोमाइज किया ना, थोड़ा सा खुल गया और हाथ को अंदर जाने की इजाजत दी। क्या मैं उस दस्ताने को एज अ सॉक्स यानी कि जुराबों के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूं? आपसे क्वेश्चन है, नहीं। अब यही चीज है कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। बेशक मैं हाथ मेरा जो है वो भारी था और दस्ताना मुझे टाइट होकर आया है, फिटिंग में ज्यादा था, लेकिन थोड़ा सा तो उसने गुंजाइश की ना। सेम इसी तरह इसने कहा कि एक्टिव साइट बिल्कुल रिजिड नहीं होती, लेकिन अगर तो सबस्ट्रेट आता है ना, थोड़ा सा खुल के ना उसको अंदर आने की इजाजत देती है और फिर उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर देती हैं। अजीज तलबा, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड शेप एंड शेप कैन बी चेंज्ड, और इसकी शेप जो होती है वो तब्दील हो जाती है ताकि एंजाइम को मैक्सिमम परफॉर्म करने का मौका मिले। अजीज तलबा, अभी जो एक्टिव साइट है ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करती है। इसके कम करने के ना 2-3 तरीके हैं। एक होता है कि एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को अपनी तरफ खींचती है, एक। दूसरी बात, एक्टिव साइट के ऊपर जो चार्जेस होते हैं ना, उनकी कंसेंट्रेशन तब्दील करती है एक्टिव साइट। 2 तरीके। तीसरा तरीका क्या है कि वो सबस्ट्रेट के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है। देखिए ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको मिलती है 1000 पर मंथ सैलरी मिल रही है। आपको दूसरी जगह से ऑफर आ जाए तो आपको वो कहें कि 2000 ले लो, हमारे पास आ जाओ,
तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि यार चलो यहां पर भी थोड़ा टाइम दे लूं, वहां पर भी टाइम दे लूं। क्लियर है, ताकि दोनों को मैं बैलेंस करके दोनों से फायदा उठा सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दो जॉब वालों को पता लग जाता कि यार ये दो दो जगह चल रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, आपको एक जगह से जो है वो कहेंगे कि जी यहां से आप अल्लाह हाफिज हो जाएं और आप हमारे पास काम करें। यानी कि आप एक बंदे, दो जगह पे आपने टांगे टकाई और दोनों को आप लेकर पैरेलल चल रहे थे, लेकिन एक जगह वाले को जब पता लगा या एक जगह वाले ने जब देखा कि यार ये काम ठीक से नहीं कर रहा है या हमारे साथ लॉयल नहीं है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा आप इधर भी पढ़ा रहे हैं या इधर भी आप जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो आपको साइड पे कर दिया और आप फिर अपना फुल फ्लैश टाइम उधर देने लगे। अब आप वहां पर मेहनत भी सख्त करेंगे, एफर्ट भी ज्यादा करेंगे। सेम यही काम करता है एंजाइम। देखिए सबस्ट्रेट के अपने भी बॉन्ड है, सबस्ट्रेट आगे जब इसके साथ लगती है तो ये सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि अब इस सबस्ट्रेट के दो बॉन्ड हो गए, एक अपने अंदर के एटम के साथ और एक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। अब क्या हुआ कि एंजाइम के जब ये वाले बॉन्ड वीक होने लगे इस बॉन्ड की वजह से, तो इस बॉन्डों ने आपस में जो है वो तोड़ दिया एक दूसरे को, और फिर वो बॉन्ड किसके साथ बने, एक्टिव साइट के साथ। लेकिन एक्टिव साइट बेवफा होता है, ये जैसे ही वो टूटता है तो एक्टिव साइट अपनी चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तकसीम, उसको चेंज करता है, बॉन्ड इसके उससे भी टूट जाते हैं, प्रोडक्ट उधर हो जाता है, एंजाइम साइड पर हो जाता है। क्लियर, तो इस तरह से ये तब्दील करता है, वो मैंने लिख दिया। एंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग द सबस्ट्रेट इन द एक्टिव साइट, वीक द सबस्ट्रेट बॉन्ड। क्लियर, नाउ अजीज तलबा इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, यानी कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो एंजाइम की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं यूं समझा सकता हूं कि अभी मैं लेक्चर बड़ा स्मूथली रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के कोई लगभग 2 होने वाले हैं, तो मुझे अब साइडों से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं इजीली अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन अगर यही जो है चीज मैं दिन में करूंगा तो सराउंडिंग से डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से लेक्चर रिकॉर्ड करने में मुझे काफी मुश्किल पेश आएगी। सिमिलरली अजीज तलबा, वो जो डिस्टर्बेंस है उसने मेरे लेक्चर के रेट को डिक्रीज कर दिया रिकॉर्डिंग के। इसी तरह से एंजाइम जो है वो क्या करते हैं कि उनको कुछ चीजें हैं जो तंग करती हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस को कम कर देती हैं। उसमें पहली चीज है टेम्परेचर। अजीज तलबा, जनरली ये देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इतना था, फिर वाइब्रेट करते करते तेज तेज हो गया। लेकिन एक खास हद तक कोई हद होती है, कोई सीमा होती है, कोई मर्यादा होती है, उसके तक तो वो अपने आप को वाइब्रेट करेगा। लेकिन आपने अगर टेम्परेचर और लालच में तेज किया ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। इतनी वाइब्रेशन होती है कि वो अपनी बॉन्ड तोड़ के साइड पर हो जाता है। इस अमल को कहते हैं डी नेचर, यानी कि नेचर से फिसल जाना, उतर जाना। तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। ये कहा जाता है टेम्परेचर बढ़ाएं, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इसको अपने पास लिख लें, पढ़ाते पढ़ाते जहन में आ गया कि 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, 2 टाइम हो जाएगा। अब आप इसी लालच में ना फिर 10 डिग्री बढ़ाएं, फिर 10, फिर 10, फिर 10, बढ़ाते 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 एक वक्त आएगा कि एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया, वो क्या काम करेगा? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जब वो रहा ही नहीं तो फिर पीछे मतलब ही कोई नहीं रहा। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया तो वो कभी भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, उसे आप कहेंगे डी नेचर हो गया। अजीज तलबा, टेम्परेचर जो होता है वो एक खास चाहिए होता है एंजाइम को अपनी परफॉर्मेंस को देने का। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी बिल्कुल सराउंडिंग में सुकून है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से दे रहा हूं। ये सुकून मेरे लिए ऑप्टिमम सुकून है, ऐसा सुकून जिसके ऊपर मैं आपको बेस्ट लेक्चर दे रहा हूं।
इसी तरह से अजीज तलबा, जैसे ही एंजाइम को एक खास टेम्परेचर मिलता है, वो उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस का 100% आपको दे रहा होता है। उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम परफॉर्म द मैक्सिमम परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर आपकी बुक के मुताबिक ह्यूमन के अंदर 37 होता है, लेकिन मेरे जो इल्म के मुताबिक है, हर एंजाइम का इवन दैट के बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो तब्दील होता है। इसी तरह से जो प्लांट के अंदर लिखा हुआ है वो 60 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो प्लांट थर्मो प्लांट होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं उनका 45 तक होता है, 40 to 45, 60 तो बहुत ऊपर लिखा हुआ है जाके। क्लियर? तो इतना टेम्परेचर चूंकि आपकी बुक है तो आपने इसी को फॉलो करना है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 एंड प्लांट के अंदर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। नाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अजीज तलबा ये बड़ी टेक्निकल चीज है, इसको जरा समझिएगा। मैंने ना 10 एंजाइम ले लिए और 10 एंजाइम है, हर एंजाइम की एक एक एक्टिव साइट है, इसकी कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट कर दी, मैंने सबस्ट्रेट डालता गया। अब 10 के 10 एंजाइम की एक्टिव साइट भर गई। पहले था मैंने जब थोड़ी सी सबस्ट्रेट डाली, 2 एंजाइम भरे, उन्होंने काम किया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक फॉर एग्जांपल कोई भी बना, मैंने थोड़ा सा और सबस्ट्रेट डाला तो 2 एंजाइम थे, अब वो 5 एंजाइम की एक्टिव साइट काम करने लग गई, वो भी भर गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। फिर मैंने सबस्ट्रेट को और डाला, अब 10 के 10 एंजाइम की एक्टिव साइट भर चुकी है। अब मैं और सबस्ट्रेट डालूंगा ना तो रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने एंजाइम थे उनकी एक्टिव साइट भर चुकी है। जब तक ये प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे तब तक एक्टिव साइट नहीं खाली होगी, उसके बाद जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज नहीं होगा। यानी कि अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, सबस्ट्रेट की बढ़ाएं, तो पहले थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट भर चुकी हैं। अब एक और कंडीशन भी हो सकती है, आप क्या करें, सबस्ट्रेट को कांस्टेंट कर दें और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एंजाइम बढ़ाते जाएंगे, एक्टिव साइट की तादाद बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। अजीज तलबा, एक और भी तरीका होता है, वो ये कि अगर आप एंजाइम की जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दी और इंक्रीज करें, तो पहले तो इंक्रीज होगा और फिर कांस्टेंट। नाउ इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज, एरो एप का मतलब है बढ़ाया, इंक्रीज सबस्ट्रेट केप्ट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, रिएक्शन बढ़ेगा। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, अगर एंजाइम को कांस्टेंट कर दें, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, रेट ऑफ रिएक्शन पहले बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, कम नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि 10 मैक्सिमम था तो फिर वो 10 के ऊपर ही रहेगा। नाउ पीएच, अजीज तलबा, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, वैसे ऑप्टिमम पीएच होती है और ये हर एंजाइम की डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर पेप्सिन है, वो आपके जो है वो स्टमक के अंदर काम कर रहा है, स्टमक में आपको पता है HCl होता है और वहां पर पीएच बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 पीएच पे पेप्सिन काम कर रहा होता है। ट्रिप्सिन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में जरा अल्कलाइन होती है नेचर, और वो 8 से 9 पीएच पे काम कर रहा होता है। इसी तरह से आपका जो मुंह है, इसके अंदर सलाइवा, थूक है, उसके अंदर भी जो है ना वो स्लेवरी एंजाइम होते हैं। अब वो जो स्लेवरी एंजाइम होते हैं ना, उनकी भी एक खास पीएच होती है, राउंड अबाउट वो 6.5 से 6.9 पीएच तक जो है वो काम करते हैं। अब ये पीएच जिसके ऊपर अपना वो मैक्सिमम काम परफॉर्म कर रहा है ना, उसको उसकी ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर मैदे वाले पेप्सिन को निकाल के इंटेस्टाइन में ले जाए ना 9 पीएच पे, वो काम करना बंद कर देगा। यानी कि एंजाइम के काम को पीएच भी डिस्टर्ब करता है। एंजाइम रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर पीएच टू परफॉर्म इट्स मैक्सिमम वर्क, दैट पीएच इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। क्लियर? नाउ रेडिएशन, अजीज तलबा, आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था अल्ट्रावायलेट होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, सारी पढ़ाई थी ना। तो अजीज तलबा, उनमें से ये जो रेज होती हैं ना, ये भी क्या करती हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती हैं।
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसमें, खास तौर पर बीटा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन है, और इसी तरह से एक्सरेज। ये वो शुआएं हैं जो एंजाइम के स्ट्रक्चर का जो है वो बिल्कुल सत्यानाश फेर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं स्ट्रक्चर को। जब स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया तो एंजाइम ने ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं करनी, तो हम यूं कहेंगे रेडिएशन सच एज द अल्ट्रावायलेट, बीटा, गामा, एक्सरेज इनएक्टिवेट द एंजाइम। ये उसको उसके काम को ही रोक देती हैं। क्लियर? नाउ कुछ और भी फैक्टर हैं जो एंजाइम को जो है वो इफेक्ट करते हैं, जैसे एक्टिवेटर होते हैं। वो एंजाइम को ना प्यार वाली थपकी लगाते हैं, शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, तो वो ज्यादा तेजी से काम जो है वो परफॉर्म करता है। लेकिन इनहिबिटर भी होते हैं, डीमोटिवेट करने वाले भी होते हैं, यानी कि हासदीन होते हैं जो कहते हैं यार तेरे को नहीं होना, तेरे को नहीं होना। अब वो ना क्या कह के वो जो करना था उसने वो भी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की। सिमिलरली अजीज तलबा, ये इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम को काम नहीं करने देते। हम आने वाले लेक्चर में इसको भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द एंजाइम। ऐसा एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट, अब वो ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक होता है तो फिर उसके अंदर जो है वो NAD होता है, पॉजिटिव बायो वाले बच्चे समझ रहे होंगे, या FADH होता है, ये उसके जो है वो पार्ट हैं ऑर्गेनिक। या इनऑर्गेनिक होता है, कोई मेटल के आयन होते हैं जो एंजाइम को परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटीज जरूरी होते हैं। अजीज तलबा, ये वाले कुछ फैक्टर्स थे जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, और इसी तरह से एंजाइम वाला जो आपका टॉपिक है ये यहां पर कवर होता है, वाइंड अप होता है। मैं साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करूंगा कि आज की जो काविश है वो आप तलबा को पसंद आई होगी, लेक्चर आपको समझ आया होगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।